नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा है और दूसरे वीडियो में हमने पादपों में और जंतुओं में श्वसन के बारे में पढ़ा है। अगर इन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है विज्ञान में। तो आज देखते हैं कि आप जानते हैं सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी मूलभूत आवश्यकता जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न भागों या अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उन स्थानों तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जाता है। यानी कि शरीर के अंदर ले जाना जो पदार्थ हैं उनको, और शरीर से वापस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना। ये दोनों क्रियाएं किसके द्वारा संभव होती है? परिवहन के द्वारा। परिवहन का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे हम साधन से बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा हम जाते हैं, या फिर माल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो परिवहन हो गया। इसी प्रकार से हमारा शरीर है, उसमें भी हमें कई चीज़ों का परिवहन करना पड़ता है। कई चीज़ें शरीर के अंदर जाती है और कई चीज़ें शरीर से बाहर निकलती है, तो इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं। चित्र 11.1, ये चित्र दिखाए गए 11.1। इसमें कई चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे हृदय और रक्त वाहिनियाँ। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। याद रखना, परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना है? तो बता सकते हैं हृदय और रक्त वाहिनियों से। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में देखेंगे। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में हृदय दिए गए, जो ये भाग है हृदय का भाग है, और शिरा दी गई है और धमनी दी गई है। जो लाल रंग की है वो धमनियों के द्वारा, और जो नीले रंग की है वो शिरा के द्वारा हमें दर्शाई गई है। अब ये शिरा और धमनी, इनके बारे में भी हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में देखते हैं रक्त। सबसे पहला कौन सा है? रक्त। जब आपको शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त अथवा रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? यानी जो रक्त है, खून है, वह क्या है? तो रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि रक्त के क्या कार्य है, या फिर उपरोक्त में से निम्न रक्त का कार्य नहीं है, या फिर रक्त का कौन सा कार्य है। तो अब देख सकते हैं, सबसे पहला कि पाचित भोजन है उनको छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना, दूसरा फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाना, और तीसरा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। 3 कार्य इंपॉर्टेंट इसमें बताए गए हैं। अब देख सकते हैं रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है। यानी रक्त होता है वह तरल से बना होता है, और उसमें जिसे क्या कहते हैं? प्लेज्मा। और प्लेज्मा के अंदर विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती है। अब अगला दिया गया है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, इसको हम देखेंगे। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, जिसे क्या कहते हैं? आरबीसी, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। रक्त होता है उसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहते हैं, और ये आरबीसी जिनमें लाल वर्णक होता है, इसी के कारण इन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन शरीर को अपने साथ संयुक्त रूप करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। देखो, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन लाल वर्णक होता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है कि ऑक्सीजन को अपने
साथ संयुक्त करके शरीर के विभिन्न भागों और कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान नहीं होती है। प्रश्न आ सकता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं होती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें WBC कहते हैं, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जो WBC है, इनका कार्य क्या है? रोगाणुओं को नष्ट करना, या इन्हें हम सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये बात भी हमें क्या ध्यान रखनी है, इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। अब बूजो खेलते समय गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक धब्बा जम गया। यह देखकर बूजो परेशान हो गया। तो ये जो धब्बा जमता है लाल रंग का, वो क्या है? तो इसमें हमें समझाना चाह रहा है कि रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति को दर्शाता है, जो क्या पट्टिकाणु या प्लेटलेट से कहते हैं। तो अब जो रक्त होता है उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक RBC, 2 WBC और 3 प्लेटलेट्स, और तीनों के अलग अलग कार्य है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये सैनिक कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं से रक्षा करती है, और ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है। अब देखते हैं कि रक्त वाहिनियाँ। अब जो परिसंचरण तंत्र है, इसका पहला भाग है रक्त, दूसरा है रक्त वाहिनियाँ। अब रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप देखते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। अब देखते हैं कि जो रक्त है वो क्या करता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा जाता है, और जो रक्त है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त वाहिनियों के द्वारा जाता है। और अंतः श्वसन जब हम करते हैं, यानी श्वास जब हम अंदर लेते हैं, तो ताज़ा ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन हमारे रुधिर में आती है और रुधिर से पूरे शरीर में जाती है। अब देखते हैं, साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले आता है। यानी कि शरीर तक रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक जब रक्त पहुंच जाता है, उसके बाद में जो रक्त है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य सभी पदार्थों को शरीर से वापस बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इन रक्त कोशिकाओं को वापस हृदय में लाता है, जहां से फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब यही है सीधा सा कि फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन रक्त में मिलेगी और फिर शरीर में जाएगी, और पुनः शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके साथ में अपशिष्ट पदार्थ है वो पुनः रक्त में मिलेंगे, और रक्त से फिर वापस शरीर से बाहर के लिए कार्रवाई की जाती है। अब आगे जो रक्त वाहिनियाँ हैं वह दो प्रकार की होती है, एक धमनी और दूसरी शिरा। एक धमनी है और दूसरी क्या है? शिरा। अब धमनियाँ क्या होती है? हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को, ऑक्सीजन समृद्ध का मतलब होता है जिस रुधिर में ताज़ा ऑक्सीजन मिली होती है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। चूंकि रक्त वाहिनियाँ तेजी से और अधिक दाब पर होती है, अतः रक्त धमनियाँ की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। अब हमें बात एक ये बता दूं कि रक्त वाहिनियाँ कौन कौन से? एक धमनी और दूसरी शिरा। इसमें दोनों का अंतर हम यहीं पे समझ लेते हैं। रक्त धमनी होती है, उसमें शुद्ध रुधिर होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये तो धमनी है वो हृदय से अंगों की ओर रुधिर का संचरण करती है, और ये अंगों से हृदय की ओर शरीर का संचरण करते हैं। धमनियाँ होती है, इसमें दाब अधिक होता है, इसमें दाब कम होता है, और ये गहराई में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? गहराई में। और ये गहराई में नहीं पाई जाती है। कारण क्या है? इनमें दाब अधिक होता है, तो ये गहराई में पाई जाती है। और पांचवी बात ये है कि जो धमनियाँ होती है, इनकी जो भित्ति होती है धमनियों की या दीवार होती है वो मोटी होती है,
लेकिन शिरा की दीवार मोटी नहीं होती है। कारण क्या है कि इनमें दाब पंपिंग होती है हृदय के द्वारा, तो दाब अधिक लगती है। दाब अधिक लगने के कारण ये मोटी होती है ताकि दीवारें फट न जाए और ये गहराई में दबी रहती है। इन बातों को ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नाड़ी स्पंद। नाड़ी स्पंद क्या होता है कि हम हाथ है ये अपना और यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, धड़कती दिखाई हमें देगी तो नाड़ी स्पंद है। तो इसमें देखते हैं हम 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही है, वही हृदय की धड़कन से सीधा संपर्क होता है। तो अब इसमें दिया गया है कि प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। तो प्रश्न आ सकता है स्पंदन दर होती है प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या। विश्राम अवस्था में यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें कितनी होती है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होते हैं। अब ये आगे डायग्राम, ये आगे सारणी दी गई है अलग अलग बच्चों के लिए। तो अब आगे दिया गया है वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय तक लाती है, क्या कहलाती हैं, शिराएं। हमने पढ़ लिया, पहले बता दिया मैंने। और जो शिराएं हैं इनकी भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं के ऐसे 2 वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करती हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है कि शिराओं में वाल्व लगे रहते हैं लेकिन धमनियों में वाल्व नहीं लगे रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। दोनों के बीच में अंतर ये भी है कि वाल्व केवल शिराओं में लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, जो रक्त है वो हृदय की ओर ले जाते हैं, शिराओं के पुनः शरीर की तरफ न आए। अब आगे देखते हैं क्या आपको धमनियों अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है। ऊतकों में पहुंचकर ये पुनः विभाजित हो जाती है और इन्हें क्या कहते हैं, केशिकाएं। क्या कहते हैं, केशिकाएं। यानी कि केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है और रक्त को हृदय तक ले जाती है। ये चित्र देख सकते हैं आप। इन चित्र में क्या है, इधर से धमनी और इधर से शिराएं, दोनों आपस में जुड़ी किसके द्वारा रहती है, केशिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है। शिराएं हैं वो आगे केशिकाओं में बंट रहती है और केशिकाएं वापस धमनी में बंट जाती है। अब रक्तदान के बारे में बताया गया है कि रक्तदान कौन कर सकता है और क्या है रक्तदान। हृदय, अगला जो भाग है रक्त परिसंचरण का वो हृदय 2 भाग हमने पढ़ लिया, तीसरा है हृदय। हृदय के बारे में देखते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। यानी हृदय वो क्या करेगा, रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप का कार्य करता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो बिना रुके लगातार कार्य करता है, वो क्या है, हमारा हृदय है। हृदय के बारे में और देखते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। स्थिति पूछ ली जाती है कई बार हृदय की, तो वक्ष गुहा में है और निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहते हैं। वक्ष जो हृदय का निचला सिरा वह क्या है, बाईं ओर थोड़ा झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए और आपको हृदय का साइज या माप आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। यानी कि अंगुलियां मोड़ के ऐसे बना लेंगे तो वो क्या, हृदय इसके बराबर ही दिखाई देता है। अब क्या है देखिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा, यानी जो हृदय इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से समृद्ध या दोनों से आए हुए रक्त है वो होते हैं, तो आपस में ये मिलते नहीं है। अगर मिल जाए तो क्या होगा, लेकिन ये मिलते नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि हृदय वो 4 कोष्ठकों में बंटा रहता है। कितने कोष्ठकों में, 4 भागों में बंटा रहता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और नीचे के 2 कक्ष नीले। ऊपर वाले 2 यानी कि हृदय है, इसको हम अगर बांटेंगे, जैसे ये बांट लिया, तो ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 नीले होते हैं। कक्षकों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। दोनों के बीच में क्या होती है, दीवार। हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। तो ये चित्र देख सकते हैं, हृदय का चित्र है। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले और ये बायां नीले। महाशिरा, महाधमनी, और ये क्या है, बीच में कपाट या दीवार। अब हृदय स्पंदन के बारे में हम देखेंगे कि हृदय स्पंदन क्या होता है। कि हृदय में कक्षक की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और
विश्रांति करती रहती है। स्कुंचन का मतलब सिकुड़ना और विश्रांति मतलब सामान्य अवस्था में। यह लयबद्ध स्कुंचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन कहलाते हैं। यानी कि जब हृदय सिकुड़ेगा और वापस आपकी सामान्य अवस्था में आएगा तो यह एक स्पंदन कहलाता है। और इसकी जांच हम किसके द्वारा करते हैं? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र के द्वारा करते हैं। प्रश्न आ सकता है स्टेथोस्कोप क्या काम आता है? तो हृदय की धड़कन मापने के काम आता है। अब स्टेथोस्कोप के बारे में बताया तो ये तो नॉर्मल है। अब ये देख सकते हैं, ये स्टेथोस्कोप है, इसमें ट्यूब लगी रहती है, चेस्ट पीस होती है जो छाती के ऊपर, ये छाती के ऊपर लगाया जाता है, और ये श्रोतिका जो कानों में लगाई जाती है और आवाज़ सुनाई देती है या धड़कन सुनाई देती है। ये हम घर पे भी बना सकते हैं मॉडल के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा या चिकित्सक के द्वारा की गई। विलियम हार्वे, तो प्रश्न आ सकता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्विंग ने। अब जो क्या थे? अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता की थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। यह मत के लिए हार्वे को उपहास किया गया। उपहास का मतलब मजाक उड़ाया गया। परिसंचारी कहा जाता था और उन्हें क्या कहा जाता? परिसंचारी। उनके अधिकांश रोगियों ने उन्हें उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचारों की विज्ञान ने जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। इंपॉर्टेंट है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की थी। अब इसमें से भी प्रश्न बन रहे, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट का पैरा है। बोझो ये जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? दो जीव दिए गए, स्पंज और हाइड्रा। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके जल, भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। जब जल बाहर आता है तो वह उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है। अतः उन्हें रक्त परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। तो रक्त स्पंज और हाइड्रा में नहीं पाया जाता है और न ही इनमें परिसंचरण तंत्र। तो इसका कार्य कौन करता है रक्त का? तो इसमें जल करता है, जल पदार्थों को अंदर लेता है और बाहर निकाल देता है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के बारे में चर्चा करें। और कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं? जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ, जंतु हैं उनमें कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उत्सवसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाली जाती है। उत्सवसन का मतलब श्वास को बाहर निकालना। यह भी ध्यान रखिए कि अपचित भोजन बहिर्क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो गैसें हैं वो उत्सवसन के द्वारा, और जो अपचित भोजन है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से है? तो जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो पदार्थ है जो काम नहीं आते हैं वो अपशिष्ट के रूप में अलग हो जाते हैं। और अधिकांशतः ये पदार्थ कैसे होते हैं? विषाक्त या जहरीली प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन तंत्र। जैसे परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त और रक्तवाहिनियाँ और हृदय थे, इसी प्रकार से उत्सर्जन है उसमें काम आने वाले सभी पदार्थ, सभी जो अंग है वो मिलकर उत्सर्जन अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो ये चित्र है मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें कि यह व्यवस्था वर्क जिन्हें गुर्दे कहते हैं या किडनी में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वर्कों में पहुंचता है तो उनमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वर्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ बचा हुआ मूत्राशय में आ जाता है और मूत्र वाहिनियों की नली के आकार की होती है।
मूत्राशय में मूत्र संचित होता है और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा मूत्ररंध्र कहलाता है और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्क मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। याद रखना, देख सकते हैं वर्क है, 2 है किडनी और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र, ये सभी मिलकर मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है कौन, एक वयस्क मनुष्य। मूत्र में 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, प्रश्न आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। आगे हम देखते हैं, गर्मियों में हमें पसीना या स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न कि जो शरीर पसीना आता है उसमें लवण होते हैं, लवणों के कारण कपड़ों पर धब्बे हो जाते हैं। प्रश्न आ सकता है कपड़ों पर पसीने के कारण कपड़ों पर धब्बे क्यों होते हैं, तो लवणों के कारण। क्या संवेदन और पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़े में जब रखा पानी ठंडा हो जाता है तो इसका कारण यह है कि घड़े के छिद्र से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। यानी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कौन, पसीना। अब एक डायलिसिस क्या होता है, जब मनुष्य का वर्क है या किडनी वो काम करनी बंद कर देती है तो उसमें हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से वर्क बनाते हैं और उस क्रिया में हम अपवहन या फिर डायलिसिस करते हैं, या रक्त को छानने की क्रिया डायलिसिस कहलाती है अगर कृत्रिम रूप से करें तो। अब जंतुओं में शरीर से अपशिष्ट रसायनों को निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछलियां जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है, यानी कि जलीय जीव वो क्या करते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाते हैं। और पक्षी, छिपकली, सर्प आदि अपने जैसे जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो श्वेत रंग का यूरिक अम्ल होता है। और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ यूरिया प्रमुख है। ये तीनों पर्सन इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो मनुष्य जो जलीय जीव है वो करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन। दूसरा जो छिपकली है, पक्षी है, सरीसृप है, और वो करेंगे यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक अम्ल। और मनुष्य है वो यूरिया के रूप में अपशिष्ट का उत्सर्जन करेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकते हैं। अब पादपों में परिवहन के बारे में हम देखेंगे। पादपों में परिवहन का मतलब ये है कि जो पदार्थ पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों की उपलब्धता करवाते हैं, और पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। लेकिन देखो जल है, खनिज पोषक है, ये सभी परिवहन के द्वारा आते हैं। ये परिवहन का साधन क्या है, तो इनके परिवहन के साधन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अब थोड़ी सी बात यह है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जो ग्लूकोज है उसका हमने श्वसन वाले पाठ में देखा था, ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाओं इस ऊर्जा का उपयोग जीवों की मूल क्रियाविधियों का संपादन करने में करती है। ये ऊर्जा है वो किस काम आती है, जीव की मूल क्रियाविधि है उनको संपन्न करने में। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपको कभी इस प्रश्न का विचार आया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं, यानी कि पत्तियों तक किस प्रकार से आते हैं
और पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना पाते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। जल व खनिज पदार्थ और जल व खनिज पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, तो देख सकते हैं कि पादप मूल द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। और मूलों में कौन पाए जाते हैं? मूलरोम पाए जाते हैं जो जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थ और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम का प्रमुख कार्य क्या है? मूल की सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो अब हम बात करते हैं, इसकी मैं आपको सीधा से समझा देता हूं कि सहवन तंत्र पाया जाता है या फिर सहवन ऊतक पाया जाता है। इनमें सहवन ऊतक पाया जाता है और सहवन ऊतक यानी कि पाइपें पाई जाती है पादपों में दो ऐसे। एक तो होती है जाइलम और दूसरी का नाम है फ्लोएम। जाइलम जय आता है तो इसे आप याद रख सकते हैं जल। फ्लोएम में फै आता है, इसे आप याद रख सकते हैं फल। यानी कि जाइलम है जय तो जल जाएगा जड़ों से, जैसे जड़ भी होता है, जड़ों से जल जाएगा और जल जाकर कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से खनिज पदार्थ है वो भी ऊपर जाएंगे और पत्तियों के पास जाएंगे और पत्तियां भोजन बनाएगी। भोजन बना हुआ पत्तियों से वापस कहाँ पे आएगा? फ्लोएम के माध्यम से पादप के विभिन्न भागों तक जाता है। जो पका हुआ भोजन है वो किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से पादप के विभिन्न भागों तक जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम आप समझ गए होंगे। जाइलम का नाम दारू भी दिया गया है, इसे हम दारू भी कहते हैं। और फ्लोएम का नाम पोषवाह है। तो ये बात समझ गए होंगे। यानी कि जो पका हुआ भोजन है वो पादप के विभिन्न भागों तक फ्लोएम के द्वारा और जल है वो पादप के जाइलम के द्वारा पहुंचता है। ये चित्र दिया गया है जाइलम का। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादप के पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है कि उनमें से जल कैसे प्रवेश करता है, यानी कि जो पदार्थ है उनमें जल प्रवेश कैसे कर गया। अब ये एक प्रयोग दिखाया गया है। इसमें क्या है कि जो नीचे मिट्टी डाली और पानी डाल दिया, इसमें रंग डाल दिया। अब जब रंग वाला पानी है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा तो पौधे के विभिन्न भागों में हमें नलकियां दिखाई देगी, ये बताया गया इसमें। अब एक वाष्पोत्सर्जन दिया गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ये क्या है? कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन होता है वाष्प के द्वारा उत्सर्जन, पानी का वाष्प के द्वारा या भाप के द्वारा उत्सर्जन। तो पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं और अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा जल वाष्पित होता है और पत्तियों में जल के वाष्पन से चूषण या अभिकर्षण या खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रक से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पदार्थ को ठंडा रखने के लिए सहायक होते हैं। 2 फायदे होते हैं वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन की कार्य पूछ ली जाए तो 2 होता है। पहला, तापमान को नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रण करना, और दूसरा होता है खनिज लवण व जल का खिंचाव करना। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जल का खिंचाव नहीं होगा, खनिज लवण हम पौधे को नहीं मिलेंगे और ताप नियंत्रित भी नहीं होगा। तो साथियों ये पाठ था और इसके मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए हैं और आगे हम एक पूर्ण वीडियो बनाएंगे, उसमें इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और पिछली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।